अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ महमूद और आज एपीपी की जो टीम मेरे पास तशरीफ़ लाई है, सुहेल ताज साहब ने बुनियादी सवाल मेरे सामने ये रखा है कि मसला कश्मीर का जो इंटरनेशनल लॉ पर्सपेक्टिव है वो क्या है और उसकी कानूनी उलझनें क्या हैं और उसकी कानूनी पोजीशन क्या है। तो इसका मुख्तसर जवाब तो ये है कि वो इस किताब में सारा कुछ मैंने लिख दिया है। मसला कश्मीर से मुत्तसिल, मसला कश्मीर से रिलेटेड जो भी कानूनी सवालात हैं, मैंने कोशिश की है कि मैं आसान ज़ुबान में इसके अंदर लिख दूँ। और इस किताब का प्रेफिस जो है वो सैयद अली गिलानी साहब ने लिखा है। तो वो आप अगर इसको देख लें, इसको पढ़ लें, तो आपको वो तमाम सवाल उसके जवाब मिल जाएंगे जो कश्मीर के हवाले से लोगों के जहनों में उठते हैं। कुछ बुनियादी सवाल हैं जो मैं मिसाल के तौर पे एक साहब से मिलने गया और वो साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, बुज़ुर्ग सियासतदान हैं। तो वहाँ महफ़िल में जो गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने कहा कि कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान ने पहले फोर्सेस निकालनी है, पाकिस्तान ने तो नहीं निकाली। तो ये जब मैंने बात सुनी तो सच्ची बात है कि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि अगर एक साहब जो इतने बुज़ुर्ग सियासतदान हैं और वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं और उनको कश्मीर के बुनियादी नुक्ते का नहीं पता कि फ़ौजें पहले किसने निकालनी थी, तो फिर इसका मतलब है कि आप, मैं और आम आदमी भी कश्मीर की कानूनी हैसियत को नहीं जानता। तो ज़रूरी था कि कुछ चीज़ें लिखी जाएँ। अब आगाज़ इसी से कर लेते हैं कि क्या वाकई ये जो मिथ है, ये जो बाज़ हल्कों की तरफ से बयान किया जाता है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को कहा था कि आप पहले फोर्सेस निकालें, ये मेरे इस किताब का पहला चैप्टर है। ऐसा नहीं है। यूएन ने पहली रेजोल्यूशन में कहा था कि पहले पाकिस्तान फोर्सेस निकाले, लेकिन उसके बाद 3-4 रेजोल्यूशंस और आई हैं और जब इसकी मोडलिटीज़ तय होना शुरू हुई कि कैसे फोर्सेस निकलेंगी, तो पाकिस्तान ने हर फार्मूले से इत्तेफाक किया और इंडिया ने हर फार्मूले से इख्तिलाफ़ किया। और इस वक्त की जो लेटेस्ट रेजोल्यूशन है यूएन की इसके ऊपर, वो ये है कि दोनों ममालिक अपनी फोर्सेस को निकालेंगे और ज़रूरी हद तक वहाँ पर फोर्सेस रखी जाएंगी। वो ज़रूरी कितनी होंगी, इसके बारे में यूएन की टीम ने जितने भी फार्मूले दिए, पाकिस्तान ने हर फार्मूले से इत्तेफाक किया और इंडिया ने हर फार्मूले से इख्तिलाफ़ किया। और ये इस किताब का चैप्टर 1 है। उसके बाद चैप्टर 2 है। दूसरा सवाल कि एक मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जब क्राइसिस उठा अभी जो इंडिया ने कश्मीर के अंदर जो सारी वारदात की, तो उसके बाद कुछ गलतफहमियाँ पैदा की गई। दूसरी गलतफहमी ये पैदा करने की कोशिश की गई कि ये एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था कश्मीरियों का हमारा, और हमने उस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करते हुए वहाँ पर फोर्सेस भेजी। ये बात भी गलत है। जब ये यहाँ से हमारे पाकिस्तान से जो काफ़िले गए थे, उनके बारे में ख़ुद बरतानवी मुसन्निफ़ीन लिख रहे हैं कि वो क्यों गए थे और किस सिचुएशन में गए थे और क्या पाकिस्तान ने भेजे थे। गैर जानिबदार राइटर्स का कहना है कि पाकिस्तान ने नहीं भेजे थे। हालात ही ऐसे थे, पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सकता था। उससे पहले जम्मू में कत्लेआम शुरू हो गया था, उसके रद्दअमल में ये लोग गए थे। जब नस्ल कुशी होने लगे तो फिर उसको बचाने के लिए अगर यहाँ से काफ़िले गए थे तो अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन उसको अलाउ करते हैं, उसके ऊपर कोई मसला नहीं है। तीसरी बात जो की जाती है कि इल्हाक़ किया था महाराजा ने, उस इल्हाक़ की हैसियत भी एक आम आदमी को एक आम अंदाज में बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। पहले श्रीनगर में इंडिया की फोर्सेस उतरी और उसके बाद महाराजा से वो जो मुबैना दस्तखत करवाए गए, अगर वो हुए हैं और वो डॉक्यूमेंट मौजूद है, दिखाया तो नहीं गया कि वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। फोर्सेस पहले उतरी इंडिया की, कैप्चर पहले किया गया, कब्ज़ा पहले किया गया। जब कब्ज़ा हो गया तो उसके बाद कौन सी लीगैलिटी है फिर आपके डॉक्यूमेंट की? ये बात भी समझने की है। जिस वक्त महाराजा ने वहाँ पे दस्तखत किए, जो कहा जाता है जिसकी कोई हकीकत नहीं है, उस वक्त तक महाराजा की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी कश्मीर से। उसके ख़िलाफ़ बगावत फूट चुकी थी। वो अपने दारुल हुकूमत से फ़रार हो चुका था, वो जम्मू जा चुका था, उसका कंट्रोल ख़त्म हो चुका था, उसके ख़िलाफ़ पैरेलल गवर्नमेंट वजूद में आ चुकी थी। और हुकूमत के जो कानून के तहत इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें यह ज़रूरी है कि आप अपने दारुल हुकूमत में हो, आपकी कमांड पोजीशन हो, आपका हुक्म चल रहा हो। ये महाराजा साहब इससे फ़ारिग हो चुके थे। एक और मिथ क्रिएट की गई है कि इसमें पाकिस्तान का कोई स्टेक नहीं है, ये पाकिस्तान बिलावजह ही है, ये तो जी कश्मीरियों का मामला है और ख़ुद मुख्तार हो जाएगा, फ़लाँ हो जाएगा। होता रहे, जो भी होता रहे, लेकिन एक बात समझिए कि जो ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद है वो इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट के उन्वान से मौजूद है। पाकिस्तान इसका फ़रीक है। ये टाइटल है अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस में जो ये प्रॉब्लम पड़ा हुआ है, इंडिया पाकिस्तान रेजोल्यूशंस, ये मसला कश्मीर का टाइटल है, ये उन्वान है मसला कश्मीर का कि हमारा और इंडिया के दरमियान मसला है। हम इसके फ़रीक हैं, बुनियादी फ़रीक हैं। हम इसको महज वकील कह के इससे पीछे नहीं हट सकते। ये बात भी बहुत अच्छी तरीके से एक आम आदमी को समझ लेनी चाहिए। फिर एक और सवाल ये पैदा हुआ कि क्या इंडिया के इस ताज़ा इक़दाम के बाद
मसला कश्मीर यूएन के एजेंडे पर मौजूद है? तो इसका जवाब है कि मौजूद है। 96 की गालिबन ये बात है, सलामती कौंसिल ने कश्मीर को एजेंडे से खारिज कर दिया था। उसको पाकिस्तान ने उस केस को प्रोटेस्ट किया और ये उसूल तय हो गया कि मसला कश्मीर उस वक्त तक यूएन के एजेंडे से खारिज नहीं हो सकता जब तक इंडिया और पाकिस्तान मिलकर ना कह दें कि आप इसको खारिज कर दें। तो अभी यकतरफ़ा तौर पर इंडिया ने कश्मीर में जो भी एक्शन किया है, मसला कश्मीर आज भी यूनाइटेड नेशंस के एजेंडे के ऊपर मौजूद है और वो वहाँ से अभी तक खारिज नहीं हुआ। ये वो कुछ कानूनी पोजीशंस हैं जो समझ लेनी चाहिए। कुछ चीज़ें मैंने आपसे बयान कर दी, कुछ मज़ीद चीज़ें हैं वो आपको इस किताब में मिल जाएंगी। आखिरी सवाल और बड़ा अहम सवाल वो ये है कि कश्मीर का फ़ैसला कैसे होगा। भारत ने जिस तरीके से वहाँ पे एक चीज़ को रिवोक कर लिया, आर्टिकल 370 की, और कब्ज़ा कर लिया, तो क्या कश्मीर का मसला हल हो गया? ऐसे नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा का बड़ा इस्टेब्लिश्ड उसूल है कि कश्मीर का मसला किसी कब्ज़े से हल नहीं होगा, किसी दोस्त धांधली से हल नहीं होगा, ये हक़ खुद इरादियत से हल होगा। और ये जो वहाँ पे कठपुतली हुकूमतों से कुछ वहाँ पे उन्होंने मामलात किए, डील किए, वो मकबूजा कश्मीर की कोई सी भी सूबाई असम्बली हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली नहीं है, उसका कोई मैंडेट नहीं है उसके ऊपर फ़ैसला करने का। वो असम्बली फ़ारिग हो चुकी है जो पहली थी। अब कश्मीर का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ इसतिस्वाब राय से हो सकता है। ये लीगल पोजीशन है। भारत कब्ज़ा कर ले या ना कर ले या जो भी कर ले, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और इससे मुत्तसिल और एक और बात समझने की ज़रूरत है कि ये आर्टिकल 370 के ऊपर जब बात चली तो हमारी पार्लियामेंट में एक इंडिया के ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन आई, तो अपोजिशन ने उसके ऊपर एतराज़ कर दिया, नहीं जी इसमें तो आर्टिकल 370 को आप शामिल करें। हुकूमत ने कर भी दिया। मेरी राय में उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आर्टिकल 370 पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ रेफरेंस न कभी था न कभी है। इंडिया के आइन में आर्टिकल 370 होना या इंडिया के आइन से आर्टिकल 370 का खारिज कर देना, ये पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये कश्मीरियों का भी इशू नहीं है। ये इंडिया की दाखिली वारदात थी कि उसने अपने कब्ज़े को लेजिटिमाइज़ करने के लिए 370 के तहत उन्हें कुछ राइट्स देने की कोशिश की और अब उसने वो वापस ले लिए। हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस 370 नहीं है। हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की रेजोल्यूशंस हैं और हक़ खुद इरादियत है। इसलिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान के एक आम आदमी को इसके ऊपर फोकस रहना चाहिए कि मसला क्या है, मसले की कानूनी हैसियत क्या है और उस कानूनी हैसियत में इसका हल क्या है। बाकी जो बातें हैं वो फ़रोई बातें हैं। बुनियादी बात यही है कि मसला पाकिस्तान और भारत दोनों इसके फ़रीक हैं। पाकिस्तान महज़ वकील नहीं है, भारत गासिब क़ुव्वत है। मसला यूएन के एजेंडे के ऊपर आज भी मौजूद है और मसले का हल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के करारदादों के मुताबिक निकलेगा। और जो इल्हाक़ हुआ, जो एक जाली और नामोतबर इल्हाक़ हुआ, उसकी इंटरनेशनल लॉ की रोशनी में कोई हैसियत नहीं है। अगर उस इल्हाक़ की कोई हैसियत होती तो अक़वाम मुत्तहिदा हक़ खुद इरादियत के लिए रेजोल्यूशंस ना पास करती। हक़ खुद इरादियत की रेजोल्यूशंस का मौजूद होना बज़ाते ख़ुद इस बात का सबूत है कि उस इल्हाक़ की कोई हैसियत नहीं है।